that is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. सर जय हिंद. ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद. बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए. थैंक यू सर. जय हिंद राजेश. थैंक यू सर, आपने समय दिया. सर, इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह सर का बड़ा बयान जो है एक वो बहुत सुर्खियों में है. कल से ही तमाम मीडिया में वो काफी हेडलाइंस बना हुआ है, जहां पे वो कहते हैं कि अगर आप जिन वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं उन वादों को करते क्यों हैं. ना आप तेजस टाइम से दे पा रहे हैं, ना आप ड्रोन टाइम से दे पा रहे हैं. और ये बयान उस वक्त आया जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, और आने वाले वक्त में ऐसा कई बार ऐसा आभास होता है कि एक बड़ी जंग हो सकती है. उस बीच एयरफोर्स चीफ का ये बयान क्या मायने रखता है सर आपके नजरिए से? हाँ राजेश, हो ये रहा है कि भारत में दशकों से होता रहा है कि फौज को बोला जाता है कि तैयार रहो. फौज बार बार बोलती है कि किस लिए हम तैयार रहें. ये दर्शकों को बता दूं, बहुत फर्क पड़ता है. अगर भारत सरकार बोले कि हमें सिर्फ इतनी ही तैयारी करनी है कि हम देश की सीमा को बचा सके, अपनी सीमा के अंदर रहेगी फौज, अपनी सीमा के अंदर रहेगी एयरफोर्स, और हम देश की जमीन और देश के आसमान को अपनी सीमा के अंदर बचा लें. अगर इतना ही करना है, जो कि भारत सरकार कभी लिखकर नहीं देती है, तो हमारी फौज में जो अभी नफरी है या इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो ठीक ठाक है जी. लेकिन अगर भारत सरकार चाहती है कि कभी जरूरत पड़ने पर हमारी आर्मी जमीन पर बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ जाए और पाकिस्तान की फौज को 10-20 किलोमीटर पीछे धकेल दे, या चीन की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको जमीन पर 5-10 किलोमीटर पीछे धकेल दे, या हमारी एयरफोर्स को या नेवी को अगर ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में घुसकर, अभी सिंदूर के टाइम में एयरफोर्स पाकिस्तान में नहीं घुसी है, ये याद रखना. बिल्कुल. अगर हमारी एयरफोर्स के हवाई जहाजों को पाकिस्तान में घुसकर या चीन के साथ युद्ध होने पर तिब्बत में घुसकर वहां 500 किलोमीटर अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाना है, तो फिर अभी जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का प्रोफाइल है, खासतौर से एयरफोर्स में जो हथियार हैं, हवाई जहाज हैं, नाकाफी हैं. अब क्या होता है कि पहले के जितने एयर चीफ रहे हैं वो इन चीजों को या तो फाइलों पर लिखते थे, या अगर प्रेस के सामने बोलते थे, जनता के सामने बोलते थे, थोड़ा नरम अंदाज से बोलते थे. अभी जो एयर चीफ हैं, इनको पता लग गया कि अब जहां तक एयरफोर्स की बात है, पानी जो है ना वो नाक के ऊपर क्या, सिर के बालों के ऊपर क्या, बहुत ऊपर चला गया. मैं राजेश एक चीज, मैं आर्मी को छोटा नहीं दिखाना चाहता. आर्मी में क्या होता है कि अगर आपका इक्विपमेंट थोड़ा कम या ज्यादा है, दुश्मन से 19 भी है, कम संख्या भी है, तो भी आर्मी के जो जवान हैं, जेसीओ हैं, वो बहादुरी से लड़कर, अच्छा टैक्टिक्स अपनाकर दुश्मन को हरा सकते हैं. ठीक इसी तरह से नेवी में भी, मैं नेवी को छोटा नहीं दिखाना चाहता. नेवी में क्या होता है कि जैसे दुश्मन के साथ जब नेवी का मुकाबला होता है, तो हमारी जो नेवी है, ठीक है, 5, 10, 20 शिप्स हमारे पास हैं, पाकिस्तान के पास भी 2, 4 या 8 शिप्स हैं, मुकाबला हो जाता है. चीन की नेवी अगर हिंद महासागर में आएगी, चीन की नेवी भी अगर बे ऑफ बंगाल में आएगी और मुकाबला करेगी, तो हमारी नेवी के वहां पर 10-20 शिप्स हैं. चीन की नेवी कितने शिप्स को भेजेगी? चाइना के पास बहुत बड़ी नेवी है, लेकिन साउथ चाइना सी से, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वो इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में कितने नेवल शिप्स को भेजेगी? 10-20, इससे ज्यादा नहीं. तो हम उसको देख सकते हैं. मैं नेवी की बात कर रहा हूं.
लेकिन एयरफोर्स का एक बड़ा एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी डायलेमा है, अंग्रेजी में कहते हैं मुसीबत। जी अगर हमने 4 जहाज लॉन्च किए, पाकिस्तान ने 4 जहाज लॉन्च किए, तो ये तो भाई एकदम उस तरफ खड़ा है दुर्योधन, इस तरफ खड़ा है भीम, बीच में और कुछ नहीं है। बिल्कुल। वो जितना बहादुर अपने कॉकपिट में, हमारा पायलट भी उतना बहादुर कॉकपिट में। यानी पुराने जमाने में रोमन अंपायर्स में होता ना, ग्लैडिएटर्स आके लड़ते थे जी एम्पी थिएटर में, वैसे ही बात है। कल चीन के साथ लड़ाई हो जाएगी, हमने भेजे 10 फाइटर, उन्होंने भी भेजे 10 फाइटर चीन से। ये एक बहादुर पायलट की चीन के बहादुर पायलट से डायरेक्ट एंगेजमेंट है। उस वक्त और कुछ नहीं है। तो उस वक्त आपको चाहिए बेहतरीन मशीन, हवाई जहाज, जी बेहतरीन मिसाइल। शायद हमारी डीआरडीओ, एचएएल वो हमेशा सरकार को बोल देते हैं कि बना देंगे जी, बना देंगे जी, जी और फिर बहुत समय लगाते हैं। मैं तेजस की बात करता हूं, 1985 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। जी प्रोटोटाइप उड़ाते उड़ाते 2001 हो गया, 16 साल। उसके बाद उसमें बेस जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होता है, यानी बेसिक बॉम्ब, बेसिक रॉकेट, बेसिक जी रेडार ऑपरेशनलाइज करते करते 2018 हो गए, यानी 16 साल और लग गए। और उसके बाद जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस होता है, जिसमें कि हम तेजस से एडवांस जीपीएस गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब, इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड बॉम्ब गिरा सकें, या हवा से हवा में एमराम, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकें, बहुत समय लिया। आज तो 2025 हो गई, तेजस मार्क ठीक है। 1A अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, इसीलिए हमने तेजस मार्क 1A अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए अब एयरफोर्स तेजस मार्क 1A के लिए दबाव डाल रही है, जो कि मैं फाइनली वो तेजस होगा जो कि एयरफोर्स चाहती है। जी। जी मैं ये सवाल समझना चाहता हूं कि जिस वक्त आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि एक एयरफोर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देख लिया। आने वाले वक्त में अगर टू फ्रंट वॉर होता है और चाइना भी थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, तो एयरफोर्स की जो भूमिका है और अहम हो जाएगी। इस बीच क्या एक जबरदस्ती की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। आप उस पे काम करते रहिए, लेकिन अगर आप ये कहें कि सारी डील मेक इंडिया के तहत ही होंगी, तो फिर ये तो देश की सुरक्षा के साथ भी तो खिलवाड़ है सर। क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है कि आप मेक इन इंडिया का इंतजार करते रहिए, आप तेजस का इंतजार करते रहिए, तेजस बने चाहे 15 साल में, 20 साल में, लेकिन दुश्मन जो है वो J-35 से लेस हो रहा है, और आप मेक इन इंडिया के चक्कर में ना आप 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट खरीद रहे हैं, ना आप 5th जनरेशन के फाइटर जेट की डील कर रहे हैं। तो क्या इस एंगल से चीजों को ना देखा जाए कि मेक इन इंडिया के तहत सरकार तमाम चीजों को लटका के रख रही है? राजेश, हो ये रहा है कि जैसे सरकार बोल रही है तेजस मार्क 2 आएगा, कब आएगा भगवान को भी नहीं मालूम। अब राजनाथ सिंह जी ने एएमसीए, एडवांस मीडियम मीडियम कॉम्बैट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जी एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया है। अरे बाबा, बोल दिया है इन्होंने कि भाई 2027 तक हम इसको उड़ा देंगे। आज तक हमको जो इंजन हमने एएमसीए में लगाना है, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है अमेरिका की, उसका जी F414, आज तक उन्होंने हमारे तेजस मार्क 2 के लिए तो दिए नहीं, तो एएमसीए के लिए क्यों देंगे? दूसरी बात है, एएमसीए बोलते हैं ये लोग हम 2027 तक प्रोटोटाइप दे देंगे। आज तक एएमसीए की जमीनी हकीकत ये है, मैं सीक्रेट नहीं है, ओपन सोर्स है। हमने उसका प्लाईवुड का और प्लास्टिक का मॉडल तैयार कर लिया है, एक। दूसरा, हमने उसका इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, इंजीनियरिंग 1, यानी जो जमीन पे खड़ा रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, उसका अंडर कैरिज अप डाउन कैसे होगा, उसके जो कंट्रोल सिस्टम है, एलरॉन, फ्लैप, रडर, वो कैसे काम जी करेंगे, ठीक है। उसमें रेडार कहाँ फिट करेंगे, उसका डोम में रेडार फिट करने की जगह है कि नहीं,
पायलट का कैनोपी कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा, ये सब हम लोग बना चुके हैं इंजीनियरिंग मॉडल 1 में। अभी इसका इंजीनियरिंग मॉडल 2 बनना है, वो भी उड़ेगा नहीं, वो जमीन पे ही रहता है। और उसमें क्या करते हैं, जैसे वेपन्स के पाइलन लगा लेते हैं, एयर टू एयर जी रेडार का डमी फिट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट है, उसका एसी जनरेटर कहाँ होगा, डीसी जनरेटर कहाँ होगा, एक्साइटर यूनिट कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट का जो ट्रांसमीटर एंटीना है वो कहाँ कैसे फिट होगा, रिसीवर एंटीना कैसे फिट होगा, ये सब कर लेते हैं। वो भी उड़ता नहीं है, जमीन पर ही नहीं रहता है। बिल्कुल। बहुत साल लग जाएंगे राजेश, 5-6 साल तो इसी में लग जाएंगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 2030 तक प्रोटोटाइप उड़ा देंगे। 2030 तक जी जब प्रोटोटाइप होता है, मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रोटोटाइप सिर्फ चक्के के साथ इंजन लगाकर हवा में उड़ता है, आधे घंटे मंडराने के बाद आके जमीन पर लैंड कर जाता है। उस प्रोटोटाइप में ना तो कोई हवा से जमीन पर फायर करने वाला वेपन फिट हो सकता है, सर्किट ही नहीं जी होता, बॉम्ब डिलीवरी बिल्कुल। सर्किट ही नहीं होती, जो एडेप्टर्स होते हैं वो भी नहीं होते। और वो प्रोटोटाइप जब उड़ता है 2030 में, ये बोल रहे हैं उड़ेगा, अगर उड़ा तो 2030 में उसमें एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की भी व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि वो जो मिसाइल है उसके जो पायलन्स हैं, उस मिसाइल का जो फायरिंग यूनिट है, उस मिसाइल की जो गाइडेंस सिस्टम है, उसके लिए जो एयर टू एयर रेडार है, वो अभी तक कुछ भी नहीं है ही नहीं। ओके शायद इजराइल देगा। तो कैसे ये बोल रहे हैं कि 2035 तक पहला ऑपरेशनल एएमसीए एयरफोर्स को दे देंगे? सवाल ही नहीं उठता है। अगर ये उसका बेसिक प्रोटोटाइप यानी उड़ता है एएमसीए बिना बॉम्ब और बिना मिसाइल के जी 2040 तक भी दे दें, तो भी इंडियन एयरफोर्स शुक्रगुजार होगी। जी जी एक 114 फाइटर जेट की भी डील की बातचीत हुई थी। कहां तक वो बातचीत पहुंची है, कोई खबर है कि या वो तेजस पे ही हम डिपेंड है कि तेजस आएगा उसी को हम इंक्लूड करेंगे, या हम दूसरे ऑप्शन अब सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया है एयरफोर्स का मजबूत होना। राजेश, भारत सरकार के पास लास्ट हमने राइफल खरीदा था, रफाल जी खरीदने के बाद अब एक नया फाइटर विमान खरीदने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं है। ओके हमने बहुत मुश्किल से कढ़ाई के नीचे से खींचते खींचते दूध को खींचते खींचते 26 रफाइल एम लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शायद कैंसिल हो जाएंगे। जी भारत सरकार के पास पैसे नहीं हैं एक भी नया फाइटर विमान खरीदने के लिए। अगर ये रफाइल M26 आ गए इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो वो विदेशों से आयातित आखिरी फाइटर विमान होगा। उसके बाद डिफेंस बजट में पैसे नहीं है, कैपिटल बजट में, अगले 10 साल के लिए। जी सर, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, आपने इतनी अच्छी बात, इतनी बड़ी बात कही। अगर प्रधानमंत्री मोदी जो अभी कह रहे हैं कि 9 तारीख से पूरे देश में सिंदूर बांटा जाएगा, उस सिंदूर पे जो पैसे खर्च करने हैं, मुझे लगता है कि एक स्क्वाड्रन तो कम से कम उससे आ ही जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी को पूरा हिंदुस्तान सुनता है। अगर वो आह्वान कर दें कि एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट खरीदना है, हर हिंदुस्तानी जो है अगर हजार हजार रुपया भी देगा सर, तभी कम से कम 10 स्क्वाड्रन खड़े हो जाएंगे। लेकिन वही है कि उसके लिए एक सोच, एक विचार की जरूरत है। एक थोड़ा सा हटकर पॉइंट है, एक विधायक हैं सर, मैं उनके ऊपर टिप्पणी आपका चाहूंगा। उधमपुर के विधायक हैं, जिन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी, इस कारण जो है उधमपुर में इतना नुकसान हुआ है। क्या ये हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसको हो क्या गया है सर? आप कमेंट करना चाहेंगे इस पे कोई? राजेश, देखो, ऐसे बयान देके हमारे जो नेता हैं काफी तरह से नुकसान कर रहे हैं। पहले तो शायद इस बयान में छुपा है कि उधमपुर में नुकसान हो गया, जी जबकि भारत सरकार बार बार दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे देश के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी चीज, जब वो कहते हैं चलो एयरफोर्स या जो भी है सो रहे थे, इसका मतलब है कि वो एयरफोर्स से और ज्यादा परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। देखो, इतना मैं बता सकता हूं कि पहलगांव के बाद से हमारे जो एयरमैन हैं वो दिन में 16 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। जी
पहलगाम होने के बाद से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सारे ऑफिसर्स, चाहे वो पायलट हो, इंजीनियर हो या ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स हो, 16 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं, कर रहे हैं। सिंदूर अभी भी जारी है। तो इतना है कि अब लोग 16 घंटे की ड्यूटी नहीं कर रहे, अभी सिंदूर जारी है, तो लोग चाहे वो एयरमैन हो, अफसर हो, अभी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं हर रोज। कोई सैटरडे संडे नहीं है, सारे एयरफोर्स बेसिस में कोई सैटरडे संडे नहीं है। तो एक कहावत है कि भाई इसके बाद की तुम जान ही ले लोगे क्या? हाँ। चलिए सर, कह सकते हैं कि सफेद कपड़े पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, टोपी पहनकर ये बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन की गोली या गोला और मिसाइलें आ रही होती हैं तो उसके सामने डटकर खड़ा होना एक अलग चीज होती है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए देवनाथ सर, और दोनों ही मुद्दों पर आपने इतनी गंभीरता से बात रखी, इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर।